हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनिया, आई एम योर म्यूज़िक टीचर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राग मालकोंस में धमार की स्वरलिपि को बिल्कुल आसानी से कैसे लिखें। वैसे तो ये गायन शैली है, अगर आप इसको गाएं, इसको गाकर सीखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाने से हमें कुछ भी बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। बट क्योंकि आप हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको म्यूज़िक में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है। जिनको म्यूज़िक में नहीं आता है तो वो इस वीडियो को देखकर राग मालकोंस में धमार की स्वरलिपि को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, और हो सके तो आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि आप साथ में ही इस वीडियो के साथ साथ ही आप प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले तो हम इस स्वरलिपि को देखेंगे। राग मालकोंस है, धमार है। अब यहाँ देखिए, जो स्वरलिपि के लिए जो हमारा स्थाई और अंतरा है, इसके बोल हैं: सखी एक धूम मची ब्रज भूम, होरी खेले मिल झुक झूम। अंतरा है श्री ब्रज चंद्र राधा नाचे, नुपुर बाजत छननन छूम। तो ये जो स्थाई और अंतरा है, ये शब्द तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इन शब्दों की ही स्वरलिपि बनाकर यहाँ लिखनी है स्वरों के साथ में। और अगर हम इस नोटेशन को देखें तो बहुत कुछ लगता है कि इतना कुछ जो इसमें दिया हुआ है हमें याद कैसे होगा। तो मैंने आपको कहा है कि स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आप साथ साथ करें तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बताते हैं कि स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 में देखिए, सबसे पहले क्योंकि धमार गायन शैली है, राग मालकोंस में है और ताल धमार में है, तो हमें ताल धमार का ही एक फ्रेम बनाना है। और आपको अच्छे से पता है कि ताल धमार कैसे लिखते हैं हम। 14 मात्राएं होती हैं उसमें, और 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5 मात्राएं हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, और चौथे विभाग में 4 मात्राएं हैं। और यहाँ पर मैंने अभी ताल चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जब आप नोटेशन लिखेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर ताल चिन्ह का प्रयोग हो पाएगा। अभी सिर्फ एक फ्रेम प्रिपेयर किया है ताल धमार का, और ताल धमार में ही धमार की जो स्वरलिपि होती है, धमार गायन शैली की स्वरलिपि लिखी जाती है। तो ये पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ये है जो आपको इस तरह से एक फ्रेम बनाना है। इसके बाद राग मालकोंस में हमें ये पता होना चाहिए कि कितने स्वर जो हैं वो प्रयोग होते हैं और कौन से स्वर प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे सा गा मा धा नी सा, देखा जाए तो 5 ही स्वर हैं, सा गा मा धा और नी, जिसमें से गा धा नी कोमल है। और अब आपको याद रखना है कि जो आप राग मालकोंस में धमार की नोटेशन लिखेंगे, उसमें यही 5 स्वर जो हैं वो यूज़ होंगे, सा गा मा और धा नी। और गा धा नी को हमें कोमल रखना है। मीन्स हमें गा धा नी के नीचे जो लाइन है वो हर जगह पर यूज़ करनी है, जितनी नोटेशन आप बनाएंगे। मुख्य स्वर समूह लिखे हैं: सा गा मा, गा मा सा, गा मा धा नी और नी सा। बस यही स्वर समूह आपको याद होने चाहिए। जो आपका लर्न करने का काम है वो केवल इतना ही है। अगर आपको ये 5 समूह याद हो जाते हैं तो ये एज इट इज़ आपकी नोटेशन में यूज़ होंगे, और ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे पहला ग्रुप देखिए, सागा सा है, इसके बाद सागा मा है, और फिर गामा से ही गामा सा है, और गामा से एक ग्रुप और है गामा धानी, और फिर नी से है नीसा। तो देखिए 5 ही ग्रुप हैं जो आपके राग मालकोंस में धमार की नोटेशन में यूज़ हो रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखिए नोटेशन, जो यहाँ देखिए 1 से लेकर 14 मात्राओं तक हमारी जो हेडिंग है, जो स्थाई है, वो 11वीं मात्रा से शुरू हो रही है, 11वीं मात्रा से स्टार्ट हो रही है। देखिए पहला ग्रुप है ग मा धा नी। अब अगर हम पहले ग्रुप को देखें तो धानी जो है वो बिल्कुल लास्ट तक सेम है। मैंने यहाँ पर 11 से 14 मात्राओं में जो 4 ग्रुप लिखे हैं हमने, उसमें मैंने कुछ डिफरेंट कलर का यूज़ भी किया है कि जो नोट्स अलग आ रहे हैं वो आपको आसानी से दिखाई दे जाएं और आपको याद भी रहेंगे।
पहला देखिए गामा धानी, गामा धानी के बाद धानी बिल्कुल नीचे तक है, और तीसरा ग्रुप भी गामा धानी है। अगर इसमें कुछ चेंज है तो सिर्फ नीसा का चेंज है। तो अगर हमें यहाँ याद रखना है पहला ग्रुप, तो हमें पता होना चाहिए गामा धानी है 11 से 14 मात्रा तक, और वो सारा हमारा एज इट इज़ यूज़ हो रहा है। सिर्फ गामा की जगह नीसा है दूसरी लाइन में, और चौथी लाइन में भी सिर्फ नीसा है। ये जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये नोटेशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए 8 से 10 मात्रा में, अब यहाँ पर ग्रुप है गामा सा। पहले नंबर पर भी गामा सा है, दूसरे नंबर पर भी देखिए यहाँ भी गामा सा है। फिर है मागा सा। गामा सा जो है उसी का उल्टा एक ग्रुप यहाँ बना दिया है मागा सा, और लास्ट में भी गामा सा है। तो इससे देखिए आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक ही ग्रुप लर्न करने की ज़रूरत है, वो है गामा सा, और जहाँ वो चेंज हो रहा है वो है मागा सा, और यहाँ डॉट का प्रयोग है, इसका मतलब ये तार सप्तक का है। अब देखिए 6 से 7 में माधा, सिर्फ एक ही ग्रुप है माधा। ये 1, 2 और 3, लास्ट में देखिए 3, ये 3 जगह पर यूज़ हो रहा है। और बीच में अगर हम देखें तो सिर्फ सागा है, वो भी तार सप्तक का है, और आपको सिर्फ यहाँ पर भी इतना ही याद करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं 1 से लेकर 5 मात्रा तक। अब यहाँ देखिए सा डैश सा, और लास्ट में है धानी। और धानी की अगर हम बात करें तो 13 और 14 मात्रा में बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक धानी ही है, और यहाँ पर भी इस तरह से ही है। चौथी और 5वीं मात्रा के नीचे धानी है, और लास्ट तक ये धानी लिखा गया है। सिर्फ बीच में एक जो ग है वो कोमल है, उसके साथ डैश है, बस यहाँ पर चेंज है। अब अगर हम 1 से 3 मात्रा में देखें तो सा डैश सा, फिर है धानी, फिर है सागामा, फिर से है धानी, फिर है सा डैश सा, और फिर है गा और डैश। इसके बाद है सागा सा, फिर है धानी। तो देखिए यहाँ आपने देखा कि बहुत सारे नोट्स हैं जो सेम हैं। अगर कुछ अलग से लिखा है तो मैंने उसको अलग से कलर में लिख दिया है, ताकि आपको नोटेशन देखते ही पता लग जाए कि जहाँ पर नोट्स सिमिलर हैं वहाँ पर आपको कितना लर्न करना है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही कोशिश कर लेंगे तो जो धमार है उसकी नोटेशन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। और लास्ट में देखिए मैंने ताल चिन्ह जो है वो भी लिख दिए हैं, जो धमार ताल में हम लिखते हैं। और एक बात याद रखिए कि धमार ताल और धमार गायन शैली दोनों अलग अलग हैं। जो ताल होती है वहाँ पर हम ताल के जो बोल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, और जहाँ गायन शैली की बात होती है वहाँ नोटेशन की बात होती है, वहाँ स्वर और शब्द लिखे जाते हैं। तो अभी हमने सिर्फ धमार गायन शैली की स्वर लिपि लिखी है, जिसमें अभी हमारे शब्द नहीं है, स्थाई है और अंतरा है, सिर्फ इसमें स्वरों का प्रयोग हुआ है। अब इसमें शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए राग मालकुंस में धमार के जो शब्द हैं मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब देखिए जो शब्द हैं इनको प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि धमार है 14 मात्राओं में है। 14 मात्रा का मतलब है कि आप जितनी भी लाइंस लिख रहे हैं वो 14 में आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम हेडिंग को देखें, पहली लाइन को देखें, तो पहली लाइन में अगर आप अक्षरों को काउंट करेंगे, सखी एक धूम मची ब्रज भूम। अब अगर इनको अगर हम देखें तो ये 12 अक्षर लिखे हुए हैं। 12 का मतलब 12, तो 12 जो अक्षर आपके लिखे हुए हैं। अब हमें पता है कि अगर धमार की मात्राएं हमें पूरी करनी है तो हमें पहली लाइन में 2 मात्रा और चाहिए। और अगर हम दूसरी लाइन देखें, होरी खेले मिल झुक झूम, तो यहाँ पर भी 10 मात्राएं हैं, 10 अक्षर लिखे हुए हैं, इसका मतलब हमें 4 मात्राएं इस लाइन में चाहिए। इसी तरह से हमें हर लाइन में अपनी मात्राएं पता होनी चाहिए, क्योंकि धमार का मतलब है कि हमें हर लाइन 14 मात्रा में चाहिए। तो इसे पूरा कैसे करेंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ मैं। पहले तो हमें ये लाइंस जो है ये कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है, जैसे आपको पता है कि जब हम स्वरलिपि लिखते हैं तो वहाँ पर हम अगर स्वरों को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ डैश का प्रयोग करते हैं, और अगर हम शब्दों को कंप्लीट करते हैं तो एस का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको नोटेशन में दिखाऊंगी कि उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप सिर्फ ये लाइन देखिए, सखी एक धूम मची ब्रजभूम। मैंने अभी आपको बताया था कि पहली लाइन में 12 अक्षर हैं, तो हमें 2 और चाहिए।
दो का मतलब एक मैंने धूम के ऊपर लिख दिया है और एक भूम के ऊपर लिख दिया है। इसका मतलब है कि हमें दो मात्राएं इन दोनों शब्दों में कंप्लीट करना है। तो धूम में एक एस धूम में आएगा और एक भूम में आएगा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एस को कहाँ प्रयोग करें। तो मैंने पहले ही यहाँ मार्क करके आपको दे दिया कि अगर आप इतना ही याद रख लें तो वो नोटेशन आप बहुत ईजिली लिखेंगे। जैसे यहाँ सेकेंड लाइन में देखिए होरी लिखा हुआ है, होरी के ऊपर मैंने टू लिखा है, इसका मतलब हो एस और री एस। इस तरह से हमें वहाँ पर नोटेशन में लिखना है। अगर यहाँ देखें हम नाचे, नाचे में दो लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ना के बाद एस है और चे के बाद एस है। तो जहाँ पर भी जो जो नंबर्स लगे हुए हैं इसका मतलब वहाँ पर उतने ही एस का प्रयोग होगा। जैसे एक लिखा है तो एक एस लगेगा, अगर दो लिखे हैं तो दो एस लगेंगे। तो ये सिर्फ आपको इतना ही याद करना है हर लाइन में कितने एस का प्रयोग है, तो उसके लिए आपने नंबर ऑलरेडी अपने पास लिख लिया। लेकिन जब आप अपने एग्ज़ाम्स में बंदिश के बोल लिख रहे हैं तो उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ये जो मैंने आपको लिख कर दिखाया है ये सिर्फ आपका रफ वर्क होना चाहिए। रफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ये गलत हो जाएगा। आपको जब बंदिश के बोल लिखने हैं तो वैसे ही लिखने हैं। इसके बाद आप नोटेशन कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपने पहले नोटेशन बनाई थी, लास्ट तक आपने तालचीनों का प्रयोग किया था। अब इसके बाद एज इट इज़ हमें जो शब्द हैं वो उनको काउंट कर करके हमें लिखना है। जैसे सखी इक, पहला जो शब्द था सखी इक, हमें पता है गामा ध्वनि है और चार ही मात्राओं के शब्द हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिखा सखी इक। अब अगला है पांच मात्राओं का, धूम मची। तो अब आपने देखा कि धूम के अंदर एक मात्रा, एक एस की कमी थी, तो वो हमने यहाँ एस लगाकर पूरा कर दिया। धूम मची ये शब्द आपके पूरे हो गए। फिर है ब्रज और भूम, भूम में देखिए एक ही एस था, तो यहाँ आपकी 11 से लेकर 11वीं मात्रा से लेकर 10वीं मात्रा तक आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई। मतलब एक जो स्थाई है उसकी एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई और आपकी 14 मात्राएं जो हैं वो कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से हमें जो हेडिंग है वो पूरी लिखनी है और इसी तरह से हमें अंतरा लिखना है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन में कितनी मात्राओं की कमी है। वो मात्राएं वो आपको पहले ही कंप्लीट कर लेनी है, अपने रफ वर्क में ही उसको कंप्लीट कर लीजिए और वहीं से देखकर आप उसको यहाँ रिटन में कर सकते हैं। इस तरह से आपने पहले स्थाई लिखी, यहाँ आपने नोट कर दिया और इसी तरह से आपने अंतरा लिखा। जब आप रिटन की प्रैक्टिस में इसको देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो नोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल इजी ट्रिक में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसको ज़रूर देखें और इसको शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी ये जो इजी ट्रिक है उसका बेनिफिट हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।